चलिए एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम थी, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अनसीन पैसेज को लेकर बात हो रही थी हमारी। पहले ही बता दिया था कि अनसीन पैसेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रीडिंग के लिए। और किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो रीडिंग कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले भी बता चुके थे, आज भी बता दिया है, फिर से मैं कोई बच्चे अगर नए आज देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बच्चों रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी बहुत सारी एबिलिटी जो होती है वो अनलॉक हो जाती हैं। जैसे कि आप रीडिंग करते हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो आपकी वोकेबलरी बिल्डिंग में होता है। आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छे से बनने लगती है इससे। दूसरी बात, जब वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप चीज़ों को ईजिली कॉम्प्रीहेंड करना सीख जाओगे। जब चीज़ों को ईजिली कॉम्प्रीहेंड करने लग जाओगे तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो, चाहे जम्बल्ड सेंटेंस का हो, चाहे क्लोज टेस्ट का हो, डबल फ्लैट्स का हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे क्योंकि वो सारी चीज़ें रीडिंग पर ही डिपेंड करती हैं, कॉम्प्रीहेंड पर डिपेंड करते हैं। आप जितना चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे उतनी तेजी से चीज़ों को आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रीडिंग। अभी हम इससे पहले 2 क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं और उन 2 क्लासेस में हमने अनसीन पैसेज यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही डील किया है और ये हमारी अगली क्लास चल रही है। इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही डील करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर अगली क्लास में फिर से पैसेज लेके आएंगे। और आपको भी क्या करना है कि हर एक पैसेज को जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। उसके जो वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनकी मीनिंग को याद करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस दोनों होती रहेगी। चलिए स्टार्ट करिए। पहला सेंटेंस, पहला पैसेज आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि देयर वर 4 ऑफ अस, जॉर्ज एंड विलियमसन, सैमुअल हैरिस एंड माई सेल्फ एंड मोंटमोरेंसी। ये पर्सन के नाम होंगे, ठीक है। 4 लोग हैं, बोले हम 4 लोग थे। वी वर सिटिंग इन अ रूम स्मोकिंग एंड टॉकिंग अबाउट हाउ बैड वी वर, बैड फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन। तो ये 4 लोग थे, एक जॉर्ज था, एक सैमुअल था, है ना, मी मतलब माई सेल्फ, और एक और पर्सन था मोंटमोरेंसी। चारों लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं और हम आपस में ये बता रहे हैं कि यार हम लोग कितने बेकार थे, कितने खराब थे। हालांकि खराब मतलब एज अ मतलब बाय ह्यूमन बीइंग नहीं थे खराब, खराब थे वो कैसे, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो खराब थे। वो आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कैसे, बी वर ऑल फीलिंग सीडी। कह रहे हम सभी लोग सीडी मतलब बहुत ही खराब फील कर रहे हैं। सीडी मतलब खराब होना, खराब, गंदा। वी ऑल वर फीलिंग सीडी, खराब फीलिंग आ रही थी सभी के लिए से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलो इसके आगे की देखिए कहानी। तो सीडी का मतलब होता है डर्टी, अनटाइडी, ठीक है। हम बोलो सब मिलके खराब फील कर रहे थे। फिर आगे लिखा हुआ है एंड वी वर गेटिंग क्वाइट नर्वस अबाउट इट, और हम इसको लेकर बड़े नर्वस भी हो रहे थे। हारिस सेड ही फेल्ट सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट्स ऑफ गिडीनेस। कह रहा है यार मेरे को ना बड़े अजीब गरीब से मतलब चक्कर आते रहते हैं, बार बार चक्कर आते रहते हैं, एट टाइम्स ये घटना होती रहती है। दैट ही हार्डली न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, उसे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा होता, लेकिन वो ऐसा करता है, उसे उसके चक्कर आते रहते हैं, कहने का मतलब। फिर कह रहा है कि एंड देन जॉर्ज सेड दैट ही हैड फिट्स ऑफ गिडीनेस टू। जॉर्ज कह रहा है मेरे साथ भी यही हाल है भाई, मेरे को भी बार बार चक्कर आते रहते हैं और मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है। फिर हम अपनी मतलब ऑथर अपने बारे में बताने लगता है कि विथ मी इट वाज माय लीवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है समथिंग बिकम when something doesn't work properly, तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब खराब हो जाना कोई चीज। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है जब कोई चीज खराब हो जाती है तो उसे कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे लिखा है आई न्यू इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। कह रहा मुझे पता था कि मेरा लीवर है जो खराब हो चुका है, खराब हो गया है, ठीक है, हो गया था।
बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग अ पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर। तो कह रहा है क्यों हो गया था, क्योंकि बोले मैं ना क्या कर रहा था ना, एक पेटेंट लीवर पिल को पढ़ रहा था, मतलब एक रीडिंग कर रहा था, एक पेटेंट लीवर पिल, लीवर के से रिलेटेड कोई दवाई होगी, उसको वो कह रहा मैं पढ़ रहा था, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। इन विच वर डिटेल द वेरियस सिम्टम्स बाय विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। अब आपने देखा भी होगा कि जितने भी मेडिसिन वगैरह होती हैं तो उसमें कॉशन वगैरह लिखे होते हैं, सिम्टम्स वगैरह आपने देखे होंगे कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है, ये इंडिकेशन है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही तो ये इंडिकेशन है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। अब जैसे कि अब देखो यार, सभी लोग हम क्या है ना, जैसे कभी कभार नॉर्मली अगर हमें चेस्ट में पेन होने लग जाता है तो हमें ये डर लगने लगता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। और जब हम उसी को सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल आपकी हेल्प नहीं करता है, वो डराने लगता है कि हाँ हाँ भाई भाग ले, हो सकता है तेरे साथ दिक्कत हो गई हो। तो सिचुएशन समझो आप, कि जब ये वो भी यही कह रहा है कि जब हम कोई टैबलेट है कोई चीज पढ़ने लगते हैं और उसके जो क्या नाम है सिम्टम्स पढ़ते हैं, तो दो चार सिम्टम आपको ऐसे जरूर उसमें नजर आएंगे जो आपके साथ भी हो रहे होंगे, नॉर्मल भी वो किसी और वजह से भी हो रहे होंगे, ये चल सकता है। लेकिन आपको उस टाइम पे यही फील होगा कि यार हो सकता है मेरे साथ यही प्रॉब्लम तो नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वो यही कह रहा था कि जिस पे जो मैं एक ऐसी लीवर की पिल पढ़ रहा था जिस पर डिटेल में सिम्टम लिखे थे, जिसको पढ़ के आदमी पता कर सकता है कि उसका लीवर कब खराब हो गया। ठीक है, आई हैड देम ऑल, और वो सारे सिम्टम्स मुझे फील हो रहे थे। इट इज द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ये सबसे विचित्र चीज थी। ठीक है, बट आई नेवर रीड a patent medicine advertisement without being impelled to do the conclusion that I am suffering from a particular disease therein dealt with in its most virulent form। कह रहा है कि भाई जनरली ये होता है कि मैं नॉर्मली ये इन चीजों को मैं पढ़ता ही नहीं, बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट, मैं पढ़ते नहीं, विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू डू द कंक्लूजन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज। हालांकि मैं करता नहीं हूं जब तक कि मुझे फोर्स ना किया जाए। इम्पेल्ड वर्ड का मीनिंग समझ लो, इम्पेल्ड वर्ड का मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग। इम्पेल वर्ड का मीनिंग होता है टू force somebody to do something, ये इसका मीनिंग होता है। इम्पेल वर्ड का मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, ये मतलब होता है टू द कंक्लूजन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिसीज। ठीक है, देयर एंड डील विद द मोस्ट ब्रुलेंट फॉर्म। ये जो ब्रुलेंट लिखा ना, इसका भी मतलब जान लो दोस्तों। ब्रुलेंट का मतलब क्या होता है? ओफो, ये तो पूरे मिट गया, फिर से लिख देता हूं, टू फोर्स somebody to do something। और यहां इसका लिख लेने, ब्रुलेंट का मतलब होता है, ये याद करना है आपको, ब्रुलेंट का मतलब होता है सीवियर, ब्रुलेंट मतलब होता है सीवियर, पावरफुल। एस भी मतलब somebody होता है और एस टी एच का मतलब समथिंग होता है, और इसका मतलब होता है सीवियर या पावरफुल। हाँ, ब्रुलेंट अटैक, ठीक है, मतलब तेज वाला, ताकतवर, खतरनाक वाला। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू correspond exactly with all the sensation that I have ever felt। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आया? इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया आपको? पूरा जो पैसेज है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको पढ़ के देखोगे ना, तो इस पर्सन की जो मेंटालिटी, किसी को कोई बीमारी नहीं है इनमें। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ के आपको ये लगेगा कि किसी भी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ चीजें क्या हो रही हैं कि हम जैसा हम फील करते हैं ना, अगर आप नेगेटिव फील करते हो ना तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव लगने लगता है, अगर आप पॉजिटिव फील करते हो तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव लगने लगता है। तो इस पैसेज में जो बातचीत हो रही है ना, वो जो पर्सन है, ऑथर है, जो ये सब कुछ लिख रहा है, वो खुद ही यहाँ पर काफी नेगेटिव है, मेडिकली नेगेटिव है।
वो खुद ही नेगेटिव बातें सोच रहा है, इसी वजह से उसको सब कुछ नेगेटिव लग रहा है। जब वो अब कोई सोचने लग जाए कि यार मेरे को, अगर सपोज किसी को पेट में दर्द होने लग जाए, अब वो कहने लगे यार मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है शायद, अब वो क्या करेगी, किडनी के सारे क्या नाम है सिम्टम्स पड़ने लग जाए, तो एक आध सिम्टम उस टाइप का जरूर दिख जाएगा जो इस बात का इंडिकेशन होगा कि किडनी खराब है, और वो उसको फील हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है यार, और भी रीजन हो सकते हैं वहां पर मेडिकल के। तो वो क्या है ना, ये पर्सन जो है ना, ये खुद ही काफी नेगेटिव समझ में आ रहा है, समझ रहे हो पढ़ते हुए। चलो अब इसके क्वेश्चन देखो, अभी इजीली आंसर आ जाएंगे आपको। क्या लिखा था, फोर फेल डाउन आउट बिकॉज, तो चारों के चारों जो इस टाइप का नेगेटिव फील क्यों हो रहा है, मतलब फोर फेल डाउन, फील डाउन कैसे फील कर रहे थे, मतलब ऐसा डाउन मतलब हुआ कि हेल्थ वाइज इतना डाउन क्यों फील कर रहे थे वो। तो आंसर था, ऑप्शन दे रखे हैं, द रूम वॉज टू स्मोकी, कह रहे बहुत ज्यादा धुआं भरा था रूम में, इसलिए कर रहे थे क्या। दे कुड नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट, दे थॉट दे वर इल, दे हैड एक्सपीरियंस अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना, वो चारों के चार ना बड़ा ही नेगेटिव फील कर रहे थे, इसी वजह से हो रहा था। दे थॉट दे वर इल, वो सोच रहे थे कि बीमार है, बल्कि बीमार थे नहीं, दे वर जस्ट थिंकिंग कि दे वर इल, तो बीमार थे नहीं, बस बीमार जैसा सोच रहे थे। और एक बात आप भी जानते होंगे, आप जैसा सोचते हैं आपको वैसा ही लगने लगेगा। आप अगर 10 दिन तक एक चीज सोचते रहोगे ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम वास्तव में बन जाएगी आपकी, ये ध्यान रखना है इसको। whenever the speaker read a liver pill circular, जब वो जब भी जो स्पीकर है ना, तो जब भी वो लीवर पिल को पढ़ता था तो उसको क्या लगता था, he suffered from an extraordinary surge of giddiness, गिडीनेस उसको नहीं आ रहे थे, चक्कर उसको नहीं आ रहे थे, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। चक्कर तो बाकी दो लोगों को आ रहे थे, हारिस और जॉर्ज को। ही फेल्ट श्योर दैट ही हैड अ लीवर डिसऑर्डर, हाँ उसको ऐसा लगता था कि शायद मेरे को लीवर वाला डिसऑर्डर है, ये वाला तो फीलिंग हो रही थी उसको। फिर क्या लगा है, ही फेल्ट द अर्ज टू स्मोक, नहीं नहीं उसको फीलिंग नहीं आ रही थी कि स्मोकिंग कर ले। ऑल ऑफ दी अबव ये भी नहीं, यानी कि आंसर बी होगा, यानी कि टू, आंसर टू होगा सही। सही है गलत है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम, कह रहा जो ऑथर है ना, वो आपको क्या लगता है उसको क्या प्रॉब्लम हो रखी है, तो कह रहा है फिट्स ऑफ मॉर्बिड डिप्रेशन विदाउट रियल कॉज। कह रहा है डिप्रेशन वगैरह है क्या इसको, कोई रियल रियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिप्रेशन है क्या। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, एन एबनॉर्मल एग्जाइटी अबाउट हिज हेल्थ, हो सकता है। मेलनकॉलिया, ये तो नहीं है। मेलनकॉली मतलब सैड होता है, बीइंग सैड। एन अननेसेसरली डार्क ग्लूमी एंड पैसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ, वो एक क्या महसूस कर रहा है, एन एबनॉर्मल एग्जाइटी अबाउट हिज हेल्थ, हेल्थ को लेकर ना। देखो एग्जाइटी होना ठीक एक अलग बात होती है सबको कि भाई हम हेल्थी बने रहें, लेकिन वो एक नॉर्मल भी है, हम सब लोग यही चाहते हैं नॉर्मली कि हमारी हेल्थ सही बनी रहे। तो बीइंग हेल्थ कॉन्शियस इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन यहाँ पर जब आप कोई दवाई पढ़ने लग जाओ और दवाई को पढ़ देखते हुए आपको ये लगने लगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये एब नॉर्मल एक्टिविटी है। तो इसका मतलब ये आंसर टू हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़िए। हारिस वॉज ट्रबल्ड, अब इसको देखिए जरा, ये कहां से आएगा, चलो ये आ जाएगा ऐसे। अगला देखा हुआ है, हारिस वॉज ट्रिबल्ड बाय, हारिस को क्या प्रॉब्लम हुई थी भाई, गैरुलिटी, ट्रिबुलेशन, फ्रेलिटी, बताइए जरा। देखो ट्रिबुलेशन मतलब प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम होता है। फ्रेलिटी का मतलब होता है वीकनेस, गैरुलिटी का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बात करता है, टॉकेटिव। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीन गायब हो गई है, एक सेकंड रुकिए।
हाँ जी, वापस आ जाइए। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गई थी। फिर से मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अगर ये स्क्रीन का इश्यू हो गया होगा आपका तो एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ क्या बात हो रही थी। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 तक की बात हो रही थी, फिर से सुन लो एक बार। कह रहे थे द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम। कह रहा है जो पैसेज का जो ऑथर है ना, वो आपको क्या लग रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है, फालतू बहकी बहकी बातें कर रहा है ये आदमी, समझ रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसकी वजह ये है कि ध्यान से देखो क्या हो सकता है। कह रहे कि फिट्स ऑफ मॉर्बिड डिप्रेशन, क्या उसको डिप्रेशन की समस्या है, डिप्रेस तो वो नजर नहीं आ रहा था। कह रहा है कि एन एबनॉर्मल एग्जाइटी अबाउट हिज हेल्थ, मेलनकोलिया और अननेसेसरली डार्क ग्लूमी पैसिमिस्टिक एटीट्यूड ऑफ लाइफ, एटीट्यूड टू लाइफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो अच्छा, इसमें ये सब समझते हो, डार्क मतलब यहाँ काले से नहीं होगा, यहाँ पर डार्क का मतलब होता है कि किसी चीज को नेगेटिवली देखना। ग्लूमी का मतलब बीइंग सैड। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है किसी चीज को होपलेस होना, होपलेस फीलिंग करना। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर्सन की जो समस्या है ना, मेलनकॉली जो शब्द लिखा ना, मेलनकॉली, मेलनकली वर्ड से बना हुआ है। मेलनकली का मतलब होता है बीइंग अपसेट। अब जो लिखा ना, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ अपसेट होता है, बहुत ज्यादा ही आप सैड हो ना, तो उसके लिए यूज करते हैं मेलनकली वर्ड। जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है तो उस सिचुएशन के लिए बोलते हैं मेलनकली। अब देखो, कह रहा है कि एन एबनॉर्मल एंजाइटी अबाउट हिज हेल्थ। कह रहा अपनी हेल्थ को लेकर उसके पास एंजाइटी है, उसकी एक एंजाइटी है हेल्थ को लेकर, लेकिन वो एंजाइटी कैसी है, एबनॉर्मल है। देखो, अरे यार सीधी सी बात है, कोई भी इंसान होगा ना अपनी हेल्थ को लेकर मतलब एंक्सियस तो होता ही यार, एंजाइटी तो होती है सभी को कि हम स्वस्थ बने रहें, कोई प्रॉब्लम ना रहा है हमारी बॉडी में, सभी लोग ये चाहते हैं। और जब कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको लेकर हम एक नॉर्मल एंग्जाइटी शो करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी पर्सन है कि मान लीजिए कोई पर्सन किसी के साथ मान ली कहीं हॉस्पिटल गया, उसने दवाई देखी, अब दवाइयाँ देखने के बाद वो खुद से यही सोचने लगा कि मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मैं भी बीमार हूँ, मैं भी ये हूँ। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, एबनॉर्मल है। तो फिर ये आंसर हो जाएगा 2। और ये पर्सन ऐसे ही शो कर रहा है कि लीवर की दवाई देखने लगा, उसको पढ़ने लगा तो उसको लग रहा है कि मेरा लीवर ही खराब हो गया। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। अब मान लीजिए कि मोतियाबिंद की दवाई होती सपोज, और वो उसी को पढ़ने लग जाता, तो क्या उसको मोतियाबिंद हो जाता। अरे बेवकूफ आदमी, मोतियाबिंद होता तो देखता कैसे, समझ रहे हो। तो ये कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है, ये एबनॉर्मल एंजाइटी उस आदमी के लिए। चलो आगे बढ़ो। क्या लगा कि हैरिस वॉज ट्रबल्ड बाय। अब जो हारिस है ना, उसको ट्रबल किस वजह से थी, क्या समस्या थी, तो एक वर्ड है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी जो वर्ड है ना, फ्रेल से बना हुआ, फ्रेल का मतलब होता है वीक हो जाना, कमजोर हो जाना। अभी लगा ट्रिबुलेशन, प्रॉब्लम, समस्या। समस्या तो थी बट टाइप क्या था उसका ये तो बताया नहीं ना। तो ट्रिबुलेशन ये होगा नहीं। गैरुलिटी का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, टॉकेटिव। ठीक है, इसका मतलब होता है टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला। तो ना तो बातचीत की समस्या थी, ना उसमें ट्रिबुलेशन की प्रॉब्लम थी, डिस्टर्ब वगैरह करना, और ना ही फ्रेलिटी थी। तो क्या था, सिम्टम ऑफ वर्टिगो, सिम्टम ऑफ वर्टिगो, समझ रहे हो। समझ में आ रहा है आपको ये। तो वर्टिगो कह रहा है सिम्टम ऑफ वर्टिगो, मतलब सिस्टम, सिम्टम ऑफ वर्टिगो, सिम्टम तो जानते हो, वर्टिगो का मीनिंग जानते हो आप लोग, आवाज आ रही है सभी के लिए प्रॉपर आ रही है ना, हाँ ठीक है। वर्टिगो का मतलब जानते हो, वर्टिगो का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कोई पर्सन बहुत ऊंचाई वगैरह पे चला गया, ऊंचाई पर, ये बिल्डिंग है सपोज, और इस बिल्डिंग के यहाँ पे बंदा खड़ा है ऊंचाई पर, और जब वो ऊंचाई पर है और ऊंचाई से जब वो नीचे की तरफ देखता है चीजों को, तो ऐसे में जब उसको चक्कर आने लगते हैं, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सिम्टम ऑफ वर्टिगो, मतलब ऊंचाई से एक प्रकार का डर लगना। तो उसको चक्कर आने लग जाते थे, ऊंचाई देखकर उसको चक्कर आने लगते थे, ठीक है, ऊंचाई से या किसी चीज से चक्कर आने लगते थे, उसी को बोलते थे सिम्टम ऑफ वर्टिगो। नहीं, यही समस्या थी उसके साथ, ये वाला हुआ। द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ब्रूलेंट। ब्रूलेंट का मैंने पहले समझा दिया था आपको। ब्रूलेंट का मतलब होता है सीवियर, बहुत ज्यादा, ठीक है, एक तो ये मीनिंग होता है।
और यहाँ पर इसमें ऐसा कोई मीनिंग नजर नहीं आ रहा है। फैंटास्टिक तो जानते हो इजी है, बीटल बाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना, फैंटास्टिक मतलब जानते हो सिंपल वर्ड है। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी वाला, हॉस्टाइलिटी दुश्मनी वाला, ठीक है। तो फिर वायरल वर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि और बाकी कोई आंसर है ही नहीं। तो ब्रुलेंट का एक मतलब तो होता है कि सीवियर अटैक कर देना, और इसका वायरल भी मीनिंग निकल सकता है कि इसका मतलब होता है बीमारी वगैरह में यूज हो जाना, डिजीज में यूज हो जाना, ठीक है। तो फिर यही है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता और सीवियर या शेयर यूज होता, पावरफुल यूज होता, तो फिर वही आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। टोटल हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट। चलिए इसका एक और अगला पैसेज उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी देख लो एक बार। अगला पैसेज आपके सामने है दोस्तों, छोटा सा ही पैसेज है। ओहो, चलो इसको दो पार्ट में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। Certain words phrase have been given in bold to help you locate them in while answering some of the questions। कह रहे कुछ को बोल्ड कर दिया गया होगा ताकि आपको इजी हो जाए ढूंढने में उनको कि कौन से वर्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रखे एक पैसेज के नीचे, उन्हीं क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको आंसर करना है, और उस पैसेज में कोई ना कोई बोल्ड टाइप में वर्ड्स दे रखे होंगे, उनको आपको उनके मीनिंग वगैरह पूछ लेगा, या तो सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम पूछ लेगा, तो वो आपको जवाब देने हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करिए, आपके सामने देखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? द DRDO was set up in 1958 as the fulcrum of India's indigenous defense production। कह रहे भाई भारत में 1958 में जो भारत का अपना खुद का डिफेंस प्रोडक्शन के रूप में DRDO को बनाया गया था। However, its performance or the lack of it must count as one of the biggest अनइन्वेस्टिगेटेड स्कैंडल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आप समझ रहे हो, कह रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और इसकी कमियों के अनुसार अगर इसको काउंट करें ना, तो ये भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल था, स्कैम था एक टाइप से, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जरा आगे पढ़ते से पता चलेगा। अमंग इट्स नोटेबल फेलियर्स इज द प्रोडक्शन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कह रहे इसके बहुत सारे फेलियर थे, और उनमें से एक फेलियर था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि LCA। ये भी एक फेलियर था, बताना चाह रहा है इसमें। विच वॉज कमीशन ओवर अ डिकेड अगो। बोले जिसको कमीशन किया गया था, कब किया गया था? लगभग एक दशक पहले। विच वॉज कमीशन ओवर अ डिकेड अगो बट रेन ईयर्स बिहाइंड स्केड्यूल विद अ कॉस्ट ओवररन ऑफ ओवर 5,000 करोड़। ठीक है भैया, इसकी लागत जो थी वो कितनी थी? लगभग भैया 15 साल तक इसका काम चलता रहा इसके पीछे, और इसके लिए जो नहीं, इसकी जो कीमत थी, मतलब इस प्रोजेक्ट में जो पैसा खर्च हुआ था वो था 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था दोस्तों। समझ रहे हो आप? किसके लिए? जो LCA बनाना था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना था ना, ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। फिर आगे पढ़िए। द एयरक्राफ्ट कावेरी इंजन वॉज कमीशन ओवर 2 decades अगो। तो जो एयरक्राफ्ट था ना, उसका इंजन का नाम था कावेरी, और ये इंजन कमीशन किया गया था 2 दशक पहले, 2 decades अगो। इट रेन ओवर 15 years बिहाइंड। तो ये जो चल रहा था 15 साल पुरानी कहानी हो गई, मतलब 15 साल ये जो चल रहा था ना, वो जो क्या नाम है उसका इंजन था ना, उसकी उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो एफिशिएंसी थी ना, वो 15 years अगो पुरानी थी, ठीक है। आगे देखिए, बिहाइंड शेड्यूल विथ, आगे देखो, विथ सिमिलरली हाई कॉस्ट ओवररन, और कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा थी, कॉस्ट ज्यादा थी, और उसकी जो एफिशिएंसी थी उतनी अच्छी नहीं थी। अदर प्रोजेक्ट्स एलोकेटेड टू द DRDO, और भी सारे प्रोजेक्ट उसको एलोकेट किए गए थे DRDO के, जैसे कि सच एज द एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। मतलब इनका ध्यान रखना, टर्म्स का ध्यान रखना आप, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन सब के बारे में ध्यान रखना। किस किस की बात हो गई यहाँ पर? LCA की बात हो गई है,
AEWC की बात हो गई है, ठीक है। तो सच एज द एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। फिर आगे देखो, द नेवल वर्जन ऑफ द LCA, द लॉन्ग रेंज सरफेस, इनके बारे में ध्यान रखना, द लॉन्ग रेंज सरफेस टू द एयर मिसाइल यानी कि LRSAM, इन सब के बारे में ध्यान रखना। एंड द एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो, ये टॉर्पीडो जानते हो कहाँ यूज होता है? टॉर्पीडो शिप वगैरह में यूज होता है, अपन शिप में नहीं जाने, उसमें यूज होता है, क्या कहते हैं अपना, ये सबमर्सिबल होती है, सबमरीन, सॉरी, सबमरीन जो होती है उनमें टॉर्पीडो यूज होते हैं। आपने देखा भी होगा, ये जैसे एक वॉर हुआ था 1971 में, तो इंडिया की जो सबमरीन थी उसने पाकिस्तान की गाजी सबमरीन को उड़ाया था, उसका गाजी अटैक के नाम से एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो टॉर्पीडो उसी में यूज होता है, टाइप की मिसाइल ही होती है जो अंडर सी चलती है, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या वर्ड यूज हुआ, ALWT, इन सब का ध्यान रखना है। एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो हैव ऑल मिस्ड डेडलाइंस बाय सेवरल इयर्स। तो कह रहे ये सारे प्रोजेक्ट जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, देखो कितने प्रोजेक्ट हो गए। एक तो सबसे पहले ये हो गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भी नहीं बना टाइम से, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसकी के बाद क्या बताया गया है, ये वाला AEWC, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल, ये वाला एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये भी सिस्टम नहीं बना पाए ये लोग। द नेवल वर्जन ऑफ LCA, इसमें भी काफी टाइम लग गया। द लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ये भी नहीं हो पाया। और अल्टीमेटली एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, ये सारी चीजों के लिए जो डेडलाइन सेट की गई थी, डेडलाइन समझते हो ना कि निश्चित टाइम को कहते हैं डेडलाइन। जैसे हमने कह दिया कि कोई प्रोजेक्ट आपको आज मिला, हमने बोला ये 2025 तक हम इसको प्रिपेयर कर देंगे, तो ये जो 2025 है ना, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, डेडलाइन। तो कह रहे ये जितने प्रोजेक्ट है ना, लगभग सारे प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन को मिस कर गए, बना ही नहीं पाए, अपने डेडलाइन पे पहले बना ही नहीं पाए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ आर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैंडलिंग डिफेंस हैज बीन इक्वली स्कैंडलस। तो कह रहे जो पब्लिक सेक्टर इस चीज को हैंडल कर रहा था ना, इस डिफेंस इंडस्ट्री को जो हैंडल कर रहा था ना, वो भी काफी स्कैंडलस रहा है। ऐसा नहीं कि वो कम रहे, वो भी बराबर के ही उसमें भुगतान, मतलब भागीदार है, ऐसा मान सकते हैं। मतलब जो DRDO है वो तो इसके लिए भागीदार है ही, लेकिन जो उसको हैंडल कर रहा था ना, तो वो भी उसके लिए उतने ही, मतलब इक्वली स्कैंडलस उनको ही माना जा रहा है। फिर आगे क्या लिखा है, हिंदुस्तान, फिर आगे लिखा हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL हॉल could not rectify simple design faults in the HPT-32 basic trainer aircraft, forcing the Indian Air Force to import propeller driven trainers। कह रहा है, समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा है? कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, मतलब आपको पता भी होगा कि ये जो जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को बनाने में अभी फिलहाल में हमारी ये इंडस्ट्री है जो काम करती है, कंपनी काम करती होती है, HAL। तो कह रहे हैं ये ऐसी कंपनी है भाई कि एक छोटी सी समस्या को भी ठीक नहीं कर पाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है इम्प्रूव करना। एक छोटी सी फॉल्ट थी, सिंपल डिजाइन फॉल्ट इन HPT-32, एक डिजाइन से रिलेटेड छोटी सी फॉल्ट थी। और HPT-32 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट में, मतलब ट्रेनिंग के लिए जो शायद एयरक्राफ्ट यूज होते हैं उनकी बात हो रही है, उनमें एक छोटी सी समस्या थी, बोले उसको भी ये ठीक नहीं कर पाए। और इसकी वजह से इंडियन आर्मी को क्या करना पड़ा कि प्रोपेलर ड्रिवन ट्रेनर्स को खरीदना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा बाहर से, क्योंकि ये तो ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। इनके पास जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे ना, ये उनको यूज कर लेते, लेकिन उसमें एक थोड़ी बहुत डिजाइन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी जिसको ये ठीक नहीं कर पाए। और कर लेते तो हमें दोबारा से कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, काफी पैसा बचता, लेकिन नहीं कर पाए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि द इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर IJT, इसका भी ध्यान रखना है ना, द इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर IJT हो गया, प्रोटोटाइप, आगे बढ़िए जरा, is nowhere close to flying, and the light combat helicopter and the multi-purpose civilian aircraft सारस have forever been in the pipeline। ये हमेशा से पाइपलाइन में रहे कि भाई ये होना है, होना है, होना है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा है,
अवर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आर सिमिलरली लिंग्विश वर्ड से बना हुआ है, लिंग्विशिंग लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। लैंग्वेज वर्ड यूज होता है यहाँ पर, LAUNGISING, ठीक है, ये लैंग्वेज वर्ड से बना हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। सारे वर्ड्स के बाद में अपन मीनिंग भी कर लेंगे। फिर लिखा है द नालंदा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन कोलैबोरेशन की गलत कर दिया यार इनने थोड़ा सा। कोलैबोरेशन दोस्तों एक साथ लिखा होगा, ये कोलैबोरेशन, ये थोड़ा सा बीच में हाइफन यूज कर लिया है, तो ये थोड़ा ध्यान नहीं करना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। इन कोलैबोरेशन विद एन इजरायली कंपनी इज रिपोर्टेडली ओनली अ फोर्थ कंप्लीट। द कमिटमेंट इज इंडिजेनियसली सप्लाई 1000 T-90S main battle tanks to the Indian Army could not be met because the project failed. Indian made 125 smooth bore barrels for the T-72 tanks also reportedly failed because the barrels blew up during the field trials. ठीक है, कह रहे जो T-72 टैंक्स थे ना रिपोर्टेडली फेल्ड, ये भी फेल हो गए। जो हमने T-72 बनाए होंगे ना, ये भी फेल कर गए। जब इनको बैटल फील्ड में लेके गए तो पता चला कि ये खुद ही ब्ल्यू अप हो गए। ब्ल्यू मतलब खुद ही नष्ट हो गए, खुद ही उड़ गए अपने आप, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब इस पूरे पैसेज के 4-5 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन दिख रहे होंगे सारे के सारे। क्या देखा हुआ है जरा पढ़ के देखिए क्या लिखा है। ड्यू टू पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई द ऑथर रेफर DRDO एज इंडिपेंडेंट इंडियाज अनइन्वेस्टिगेटेड इन स्कैंडल्स। तो क्यों इसको कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अनइन्वेस्टिगेटेड स्कैंडल था DRDO, क्यों कह रहा है। ड्यू टू द क्वेश्चन है आंसर इसका, ड्यू टू नॉन एडहेरेंस टू टाइम विच रिजल्टेड इन ओवर कॉस्टिंग टू द गवर्नमेंट, ये हो सकता है। फिर अगला देखो क्या लिखा है, ड्यू टू वन ऑफ द एम्प्लॉय हु गॉट अरेस्टेड इन स्कैंडल। ये तो नहीं था, किसी एम्प्लॉय के बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। ड्यू टू एक्सेस कॉस्ट डिमांड बाय द एम्प्लॉय बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे क्या, ऐसी भी बात नहीं है। ऑल ऑफ द एबव तो हो ही नहीं सकता, तो फिर एक ही आंसर बनता है क्या है, ड्यू टू नॉन एडहेरेंस टू टाइम, मतलब टाइम को लेकर एडहेरेंस नहीं थी कि प्रॉपर टाइम, हम एक प्रॉपर टाइम सेट कर दें और उस टाइम के अंदर ये चीज बन जाए। विच रिजल्टिंग ओवर कॉस्टिंग, अब जैसे मान लीजिए कोई काम करने के लिए हमने बोला कि 10 दिन लगेंगे, तो 10 दिन की ही कॉस्टिंग देनी होगी, लेकिन उसको करने में हमें कोई 40 दिन लग गए, तो जो 30 डेज है ना उसकी भी तो एक एवरेज कॉस्टिंग अलग से देनी पड़ जाएगी। तो ये कहने का मतलब एक था, एक तो टाइम का प्रॉब्लम था और उस टाइम की वजह से रिजल्ट कर रहा था कि पैसे भी ज्यादा खर्च हो रहे थे, ठीक है, और वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकल के आ रही थी। चलो प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाए तो पैसे टाइम चल जाता है, ठीक है दोस्तों। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम आर नॉट यूज्ड इन द पैसेज, तो क्या यूज नहीं हुआ, ALWBT तो यूज हुआ था, ITJ भी यूज हुआ था, LCA भी यूज हुआ था, DRDO भी यूज हुआ था, यूज तो सारे हुए हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स आर नॉट यूज्ड इन द अबव पैसेज, एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो ITJ सब सारे यूज हुए हैं इसमें, जो सारे यूज हुए हैं भाई, तो यहाँ पर तो आंसर नन ऑफ द अबव होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तो सारे, सॉरी, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये तो सारे यूज हुए हैं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सारे यूज हुए, ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ, सारे तो यूज हुए, तो ये सारे के सारे हैं, तो इसमें ये तो हम बोल ही नहीं सकते। चलो आगे देखिए, which of the following is not the which of the following is not the synonym of the word fulcrum, कह रहा है इसका synonym नहीं बताना है, एंटोनिम बताना है। फुलक्रम, फुलक्रम मतलब एक ऐसे वर्ड को यूज करते हैं जो मेन होता है, मतलब मेन चीज को कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक किसी की जड़ होती है, बेस होता है, बेस कह सकते हैं, बिल्कुल फुलक्रम मतलब बेस हो सकता है। तो फुलक्रम वर्ड का सिनोनिम तो पहले दे रखा, बेस, फाउंडेशन ही वही है, इंस्क्राइब नहीं हो सकता, यानी इसमें कोई वर्ड ही नहीं दिया ऐसा कोई, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, कोई ऐसा है ही नहीं इसमें। फलक्रम का मतलब होता है बेस, फाउंडेशन, जहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये सारे वर्ड तो इसमें दे ही नहीं दे, कोई आंसर ही नहीं आएगा इसका। फिर क्या लिखा है, विच ऑफ द PSUs have failed to complete their commitment
इनमें से कह रहे हैं कि विच ऑफ द PSUs हैव फेल्ड टू कंप्लीट द कमिटमेंट, इनमें से कौन था जो कमिटमेंट नहीं कर पाए, पूरा कमिटमेंट नहीं कर पाए। कह रहे हॉल हॉल जो HAL था ना, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हाँ ये भी नहीं कर पाई, इसको भी कुछ प्रोजेक्ट दिए थे ये पूरा नहीं कर पाए, ये छोटा सा एक मिस्टेक थी उसको भी ठीक नहीं कर पाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी समस्याएं थी, DRDO तो सबसे बड़ा फेलियर था, तो ये सारे के सारे ही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फ्रेज ब्लू अप का मीनिंग क्या होता है? ब्लू अप, ब्लू अप मतलब ब्लो अप से बना हुआ वर्ड है, ब्लो अप, और ब्लो अप का मतलब होता है ब्लास्ट हो जाना। ठीक है, तो ब्लास्ट किसका मीनिंग है जरा देख लो एक बार फिर फटाफट से। तो ब्लास्ट हो जाना, नष्ट हो जाना एक तरीके से। अचीव तो होगा नहीं, गलत हो गया। ब्लॉक किया नहीं, ट्रेल मतलब पीछा करना होता है, फेल्ड मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ समझ में आ रहा होगा आपको, इजी वर्ड्स थे, कोई किसी वर्ड में कंफ्यूजन तो नहीं थी? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें अब सुधारना पड़ेगा, इसमें कुछ गलती हो गई है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और ये चारों के चारों यूज हुए हैं, और वो पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा जो यूज नहीं हुआ हो, चारों यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा एक ऑप्शन की कमी हो रही है, बाकी तो सब ठीक है। बेस हो गया, फाउंडेशन हो गया। इंस्क्राइब मतलब होता है अंकित कर देना किसी चीज को, किसी चीज पर लिख देना। ठीक है, तो बताओ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दोस्तों, पैसेज काफी इजी थे, कोई डाउट हो तो बताइए दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारा एक पैसेज हमने 2 पैसेज हमने कंप्लीट कर दिए हैं आपके लिए, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। अब आपको क्या करनी है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप इजीली कर भी पाएंगे। ठीक है, तो 2 पैसेज भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।
चलिए, हो गया होगा दोस्तों। एक और पैसेज है, इसको भी कर लेते हैं और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ भी लिया होगा और आपने सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट पैसेज की तरफ। और नेक्स्ट पैसेज आपके सामने ये रहा। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली। Read the passage carefully and answer the question given below it. Certain words phrase have been given in bold to help you locate them and while answering some of the questions. हालांकि इसमें कोई बोल्ड किया नहीं है वर्ड्स। हालांकि कभी ऐसे पैसेज आपको देखने को मिलेंगे जहां पर क्या करते हैं वो कि कुछ वर्ड्स को वो बोल्ड कर देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बताइए, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने ये रहा पैसेज, इसको पढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करते हैं। लिखा कि इन दिस वर्क ऑफ इंसेसेंट एंड फेब्रिस एक्टिविटी मैन हैव लिटिल टाइम टू थिंक, मच लेस टू कंसीडर आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कह रहा है कि भाई इन दिस वर्क ऑफ इंसेसेंट और फेब्रिस एक्टिविटी। अब देखो इंसेसेंट का मतलब कंटिन्यू, फेब्रिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा वर्कलोड है, हैवी वर्कलोड है, वो वाली बात हो रही है। तो अब आजकल का जो इंसान है आपको पता ही है, शहरों का जीवन तो वैसे ही बहुत ज्यादा फास्ट होता है। नॉर्मल लाइफ भी अगर आप देखें ना, जो इंसान आज के टाइम में जो लाइफ जी रहा है, उस लाइफ में आप देखोगे ना तो वो पूरा टाइम फ्रॉम मॉर्निंग
एक्सप्लेन कर देना बस, क्योंकि हमको टाइम ही चाहिए ना। तो आवाज नहीं की बोलो। हाँ जी ठीक है, आवाज आ रही है। तो यहाँ पे बात चल रही थी, ठीक है, एक बार फिर बाद में पढ़ लेंगे इसको। तो अभी क्या वहां तक इंटीमेट ऐसा एक बहुत क्लोज होगा एंड क्या, और उसको मैनर हो सकता है, ठीक है। वे और मैनर की बात हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप समझ, तो ये कहना चाह रहा है कि हमें एक रिश्ता होता है किसी एंड, एंड मतलब अंत, अंत तक पहुंचने का एक तरीका क्या था, मैनर, वे और मैनर, इन दोनों चीजों के बीच में बड़ा रिलेशनशिप होता है। एंड भाई अगर अच्छा है और उसको पाने का तरीका वैसे तो अच्छा ही होना चाहिए, वैसे अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा भी हो जाता भाई अंत भला तो सब भला, समझ रहे हो। तो वैसे तो नॉर्मली ये होना चाहिए कि भाई अंत भला तो ठीक है, लेकिन उसको जो पाने का जो तरीका था ना, दैट शुड बी ऑल, दैट शुड बी नाइस, राइट, ये होना चाहिए। ऐसे एक स्टोरी है, आप लोगों ने कभी सुनी होगी, मैं बाद में बताऊंगा आपको स्टोरी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। चलो ये बता ही देता हूँ। संत की एक टीम आती है और क्या करते हैं कि वहां पे जाके उपदेश देते हैं, समझाते हैं लोगों को अच्छे, एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, लोगों को बुरा नहीं करना चाहिए, ऐसी सारी बातें करते हैं। तो इस चीज का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उस चोर पर, और जो संत महात्मा के वो क्या करता है, उनका वो शिष्य बन जाता है, वो कहता है चलो यार चोरी चकारी अब बंद कर देते हैं, वो अच्छा काम, अच्छे जीवन जीते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जो संत थे ना, जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं करा, सबको अच्छी रास्ता दिखाई है। एक बार क्या होता है कि वो संत जाओ भाई मेरे लिए हम लोगों का भोजन हो जाएगा शाम के टाइम। तो सभी लोग भिक्षा मांगने के लिए निकले। तो एक वो जो बंदा, तो चोर था, उसका नाम बिपिन था एक्चुअली। तो जब वो वहां पे जाता है, एक एक घर में जाता है, तो वहां देखता है कि माँ और माँ क्या कर रही, बना रही है खाने पीने के लिए, और बच्चे इस, लेकिन बेचारी वो ऐसे काम कर रही थी, अच्छा करने की वजह ये थी कि तो था नहीं खिलाने के लिए, खाना खिलाने। तो फिर तो वो बाहर आती है, कहती है कि ऐसी ऐसी बात है और मैं बच्चों को इसलिए ऐसा कर रही हूँ, तो आवाज सुन के सो जाएंगे उसे खाने के लिए। बड़ा दुख हुआ यार, ये क्या हुआ है, मतलब इंसान की लाइफ में तो मैं तो यहाँ क्या ला, कहानी ऐसी है कि यहाँ तो मांगने को क्या, देने को, खाने को नहीं है कुछ यार, अब मदद इनकी करते हैं। तो वो वहाँ उस गांव में जो शेर वेर था, उसकी दुकान में ताला लगा था, उसका ताला तोड़ता है, और ताला तोड़ के वहां से खाने पीने के सामान चोरी करता है, और चोरी करके उसके घर पे दे आता है। अब देखिए जो अंत था ना स्टोरी का एंड, अच्छा क्या किया, एक फैमिली की मदद की, लेकिन उसको करने का जो तरीका था, वो तरीका थोड़ा सा गलत, जो तरीका था ठीक नहीं था, लेकिन अंत अच्छा था। तो इस कहानी को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब वो बाद में क्या होता है कि ऊपर से ब्रह्मा जी का पुष्पक विमान आता है लोगों को लेने के लिए, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको स्वर्ग में जगह मिलती है, ऐसी कहावत है ना। तो जब वो विमान लेने के लिए आते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, चलो यार मेरी सुन लिए और मेरे लिए पुष्पक विमान भेजा है। तो वो अपने चेले चपाटों को आशीर्वाद दे रहे होते कि बेटा खुश रहो, मैं अब आप लोगों को अच्छा काम करना, वहीं आइए वहीं मिलते हैं। तो वहां से पुष्पक विमान में से एक, वहां से एक आए थे, और
तो गुरुजी का नाम नहीं लेते हैं, ब्रिजू का नाम लेते हैं। तो गुरुजी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये कैसे हो गया, ये क्या कर दिया, ये तो चोर था, इसको तो मैंने सुधारा है। तो वो पूरी कहानी समझाते हैं कि भले ही वो चोर था, लेकिन उसने जो एक काम किया है ना, उस आपके सारे काम छोटे पड़ गए। तो समझ रहे हो, यहाँ पर वो एंड, मतलब मैं बताना चाह रहा था कि एंड जो है जिंदगी का, कहीं क्लोजली चीज को अचीव किया है। Then, और and the means to it, ठीक है, even if the end is right but the means are wrong, कई बार end उसको करने का गलत है, it will create the end नहीं चाहिए। एंड जब आप किसी चीज का, तो कोशिश करें कि उसको अचीव करने के मीन का यूज करें, मीन्स का यूज करें, वे और यूज करना चाहिए, का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर तो क्या करेगा ये, इट विल विसिएट, देखो है मतलब डिफेम करना, वेस्ट करना, इन सब मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो वही बोलना देखा, तो जो आपका क्या कहना, उसको करेगा, आपको डिफेम कर देगा। ठीक है, डाइवर्ट करेगा, डाइवर्ट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, डायरेक्शन में जाएगा। एंड आर दस इंटीमेटली एक्सट्रिकेबली कनेक्टेड एंड कैन नॉट, मतलब सही का उसका है, ये दोनों से नॉट बी separated, द लेसन ऑफ, अनफॉर्चुनेटली इट सेल्डम रिमेम्बर। हालांकि ये सब ये बहुत पहले से हमको सिखाया जाता है, लेकिन बात वही है ना, हम लोग इन चीजों को इतना ज्यादा मान, तो भला सब भला, लेकिन देखो भाई ठीक, सब भला वो ठीक है, ऑल इज वेल सुना होगा, एंड इज वेल तो ऑल इज वेल, वो ठीक है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखें, एंड इज वेल ही हो सकता है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसको तो फटाफट से दो बारह, तो क्या करें, समझ रहे हो, यही ये इस बारे में, तो कह रहे तो कवरिंग, ये बिल्कुल ये आंसर होगा आपका, मतलब जिम्मेदारी की जो जिम्मेदारी है, क्या लगा है, द टू वर्ल्ड, द वर्ल्ड वॉर्स, एक मिनट थोड़ा सा वजह से, he is not caring to consider the life problem, ये तो नहीं होगा, he is ignoring the objectives of life, his excessive involvement in, नहीं नहीं,
नॉट लेट अस अटेन आवर गोल नहीं ऐसा, द ब्रेक ऑनर बिल्कुल ये सही जवाब होगा। फिर और तो क्या लिखा है, इम्पीड आवर प्रोग्रेस नहीं, डिफ्लेक्ट नहीं, ये सही, ये छोड़, डिस्टर्ब से भटका। जवाब दोस्तों ऑप्शन 4। अगर ठीक है और विशिष्ट कर देगा हमारे, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिबेस नहीं होगा। आया होगा और इसको बढ़िया से मन लगा के आगे कंटिन्यू कीजिए। इन तीनों पैसेज को आप रिवाइज करेंगे बढ़िया से। टोटल पैसेज आपके 5 हो चुके हैं, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा और रिवीजन कीजिएगा, वर्ड्स को याद करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।